साथ अंशिक और खबर कट की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं और इस बार मामला परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहां पर ऑटो पार्किंग नियम और पार्किंग नियमों को लेकर दोनों के बीच टकरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं। इस बार मामला परिवहन विभाग से जुड़ा है। इस मामले में ट्रांसपोर्ट मंत्री और अधिकारी पार्किंग नियम और ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाए जाने को लेकर अपनी जिद पर अड़े हैं। बताया जा रहा है कि ये फाइल इतनी बार दिल्ली के परिवहन मंत्री की तरफ से विभाग को लौटाई जा चुकी है कि अधिकारी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल के नियम का हवाला दे रहे हैं। अधिकारियों और मंत्री के बीच खींचतान की वजह से दिल्ली पार्किंग मैनेजमेंट रूल्स और ऑटो रिक्शा किराया वृद्धि की अधिसूचना अटकी है। अधिकारी चाहते हैं कि इसमें उपराज्यपाल की मंजूरी ली जाए। परिवहन मंत्री भी इस बात पर अड़े हैं कि मंत्री ये निर्णय ले सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद से आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में है और यही वजह है कि केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच टकराव की आशंका जताई जा रही है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को फौरी तौर पर ईडी की तरफ से राहत मिली है। दरअसल प्रफुल्ल पटेल ने एक हफ्ते का वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी उन्हें एक बार फिर से समन जारी करेगा और अगले हफ्ते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। एनसीपी नेता और पूर्व सिविल एविएशन मंत्री प्रफुल्ल पटेल को प्रवर्तन निदेशालय ने फिलहाल राहत दे दी है। ईडी के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल आज पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पूछताछ में शामिल होने के लिए अगले हफ्ते का वक्त मांगा था, जिसके बाद ईडी ने पटेल को पूछताछ से राहत दी। जल्द ही प्रफुल्ल पटेल को नया समन जारी किया जाएगा। आरोप है कि 2008-9 के दौरान जब प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में सिविल एविएशन मंत्री थे, तब उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे प्राइवेट एयरलाइंस को फायदा पहुंचा और नुकसान सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को हुआ। ईडी इस मामले में तत्कालीन सिविल एविएशन सेक्रेटरी और एयर इंडिया के सीएमडी से भी पूछताछ कर चुकी है। इस मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले दीपक तलवार के खिलाफ ईडी अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में दीपक तलवार और उनके बेटे आदित्य तलवार का नाम लिया है। आदित्य तलवार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ईडी ने अगस्त 2017 में मामले की जांच शुरू की थी। मामले में पूछताछ से बचने के लिए दीपक तलवार देश छोड़कर भाग गया था। 31 जनवरी 2019 को दुबई से दीपक को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक जांच में पता चला है कि दीपक तलवार ने सिविल एविएशन के अधिकारियों और मंत्री से मिलकर एयर इंडिया के फायदे वाले ट्रैफिक राइट्स, रूट, सीट शेयरिंग और टाइमिंग विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को दिलवाए, जिसके बदले में इन कंपनियों ने दीपक तलवार को जून 2008 से फरवरी 2009 के दौरान 272 करोड़ रुपए दिए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। दरअसल देश में बढ़ रही जनसंख्या को लेकर उन्होंने ये सुझाव दिया है। देश में बढ़ती जनसंख्या को लेकर संत समाज मुखर हो गया है। ज्योतिर्पीठ और द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने केंद्र सरकार से बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की है। समान सिविल कोड बनाने का जो उन्होंने आश्वासन दिया था, वो करना चाहिए कि एक हिंदू को एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने से रोक दिया गया और जबकि मुसलमान को एक साथ 4 पत्नी रखने का विधान कर दिया गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने हरिद्वार में साधु समाज की बैठक में ये बयान दिया। इससे पहले स्वामी रामदेव ने भी देश में बढ़ रही जनसंख्या को लेकर कानून बनाने की मांग की थी। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अंतर्कलह का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबर राजस्थान से है, जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट आमने सामने आ गए हैं और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठने लगी है। राजस्थान में करारी हार के बाद कांग्रेस में कलह मचा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच गुटबाजी सामने आने लगी है। टोडा भीम विधानसभा के कांग्रेस विधायक पीआर मीणा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अशोक गहलोत का इस्तीफा और सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। सचिन पायलट से उनका प्रभाव नहीं रहा। अशोक गहलोत जी की पब्लिक लाइकिंग नहीं है। जाट नाराज, मीणा नाराज, गुजर नाराज, फिर वोट देगा कौन? कि ऐसे किसी आदमी को सीएम बनाया जाता है जिसकी वजह से वोट मिले। विधायक ने सीएम अशोक गहलोत को हार का जिम्मेदार बताया है। हार के बाद राहुल गांधी भी अशोक गहलोत से नाराजगी जता चुके हैं। बांग्लादेशी एक्ट्रेस अंजू घोष ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक विदेशी को अपनी पार्टी की सदस्यता देने के बाद अब विरोध के केंद्र में आ गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी वहां अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है।
इस क्रम में बुधवार को बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस अंजू घोष भी बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने खुद अंजू घोष को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, लेकिन अब इस मामले में नया विवाद शुरू हो गया। एक विदेशी को पार्टी की सदस्यता देकर बीजेपी खुद विवाद के केंद्र में आ गई। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने टीएमसी को बांग्लादेशी कलाकारों से अपना प्रचार कराने की बात को लेकर घेरा था। पार्टी ने बांग्लादेशी एक्टर फिरदौस और नूर के चुनाव प्रचार का विरोध किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फिरदौस और नूर को तुरंत भारत छोड़ने का फरमान सुनाया था। लेकिन अब अंजू घोष के नागरिकता के सवाल पर बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस मुकाम पर पहुंच गई है, उसे देखते हुए इस मामले के तूल पकड़ लेने की पूरी संभावना है। तो लोकसभा चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां पर 2 दिन में 2 टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी आज दोनों कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मिलने जाएंगी। 2 दिन में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या से हड़कंप मचा है। पहले 24 परगना इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या हुई और अब कूच बिहार इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ता के घर में घुसकर कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया। कूच बिहार इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। टीएमसी ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के लिए सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया है और इसे बीजेपी को बदनाम करने की साजिश बताया। पिछले 2 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कार्यकर्ता की ये दूसरी हत्या है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शोक व्यक्त किया। साथ ही साथ वो उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर भावुक हो उठे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत के निधन से पूरे राज्य में शोक की लहर है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उनकी बातों को याद करते भावुक हो गए। बात करते करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के प्रति संवेदना जताई। कहा कि 30 साल का साथ अचानक छूट जाने से मन व्यथित है। 30 वर्षों का एक साथ मुझसे बिछड़ा है। मैं समझता हूँ कि प्रकाश पंत जी का जाना ये बहुत ही बड़ी क्षति है उत्तराखंड राज्य के लिए। प्रकाश पंत के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रकाश पंत इलाज के लिए अमेरिका गए हुए थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। इंडियन एयरफोर्स के लापता विमान EN-32 के बारे में अब तक कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। इस दौरान विमान में सवार जो क्रू मेंबर्स थे, उनके परिवार वाले उनकी सकुशल वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लापता विमान EN-32 की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक इस विमान का कोई सुराग नहीं मिला है। विमान की तलाश में एयरफोर्स के विमान और हेलीकॉप्टर से लेकर इसरो तक को लगाया गया है। इधर विमान की तलाश में हो रही देरी ने इस विमान में सवार 8 क्रू मेंबर और 5 सैनिकों के परिवार वालों की चिंता बढ़ा दी है। इस विमान में 29 साल के पायलट आशीष तंवर भी सवार थे। हरियाणा के पलवल के रहने वाले आशीष छुट्टी के बाद पिछले महीने ही अपनी ड्यूटी पर वापस लौटे थे। लापता EN-32 विमान में हरियाणा के सोनीपत के गोहाना के रहने वाले एयरमैन पंकज सांगवान भी सफर कर रहे थे। अब पंकज की सलामती के लिए पूरा गांव दुआ मांग रहा है। पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने की वजह से वायुसेना को तलाशी अभियान में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि EN-32 विमान का इस्तेमाल करीब 4 दशक से वायुसेना कर रही है और इस विमान की क्षमता पर संदेह नहीं किया जा सकता। गुजरात के नवसारी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यहां पर एक कार और टेम्पो की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गुजरात के नवसारी में दिल दहलाने वाला हादसा, तेज रफ्तार ने ली 5 लोगों की जान। मुंबई से सूरत जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 8 पर हुआ ये हादसा कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा कार की हालत को देखकर लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक कार मुंबई से सूरत जा रही थी। नवसारी के गढ़देवी इलाके में ड्राइवर कार को संभाल नहीं सका और गाड़ी पूरी रफ्तार से टेम्पो से जा टकराई। हादसे की वजह से नेशनल हाईवे पर काफी देर तक जाम भी लगा रहा। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहाँ से एक इंडिका मांझा जो सूरत जा रही है टेम्पो के साथ, उसका एक्सीडेंट हुआ है। 5 आदमी अभी फेटल एक्सीडेंट में चल बसे। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार से शव को निकालने के लिए उसे काटना पड़ा। बाद में क्रेन की मदद से दोनों गाड़ियों को अलग करके हाईवे से हटाया गया।
और अब खबर दिल्ली से है, जहां एक मामूली झगड़े के बाद बदला लेने के लिए एक नाबालिग ने एक युवक के घर के बाहर जाकर पिस्टल लहराकर हंगामा किया और उसके बाद बताया जा रहा है कि उस शख्स के दोस्त ने ये वीडियो अपने कैमरे में कैद किया और उसके बाद इसे वायरल कर दिया। पिस्तौल से फायरिंग और खुलेआम धमकी। ये देश की राजधानी दिल्ली है, जहां पर एक नाबालिग युवक हाथ में पिस्तौल लेकर पुलिस के इकबाल को मानो चुनौती दे रहा था। ये वीडियो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 1 जून का है। बताया जा रहा है कि इस युवक की एक दूसरे लड़के के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और उसी का बदला लेने के लिए ये नाबालिग युवक उसे डराने के लिए उसके घर के बाहर फायरिंग करने लगा और अपने एक दोस्त से धमकाने और फायरिंग का वीडियो बनवाने लगा। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर खुद मामला दर्ज करते हुए आरोपी नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नाबालिग युवक को पिस्तौल कहां से मिली। और अब खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, जहां पर एक युवती की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में युवती के पिता को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर युवती की हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर अपने ही बेटी के कत्ल का आरोप है। इस हैवान पिता ने पहले तो चापड़ से अपने बेटी का सिर धड़ से अलग किया और फिर उसके शव को नदी में फेंक दिया। कत्ल की पूरी कहानी गढ़ने में इस शख्स का साथ इसके भाई ने भी दिया। जाके खड़े होकर कहें कैसा है यार लाला, हमारी इज्जत की बात है, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमको भी मार देंगे वो लोग। मैंने लड़कों को मार दिया है 2-4 हाथ और मैं अकेला हूँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमको भी मार देंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, तो पानी पिंगल करा के ले गए जो नदी किनारे, उसी पे दोनों आदमी मिलकर के पकड़ के मार। दरअसल कुछ दिन पहले नदी किनारे पुलिस को एक युवती का अर्धनग्न हालत में शव मिला था। शव के पास एक मोबाइल भी मिला। पुलिस ने मोबाइल की जांच की तो पता चला कि उससे आखिरी फोन 31 मई को एक युवक को किया गया था। पुलिस ने युवक से पूछताछ की तो युवक ने बताया कि उसके युवती के साथ प्रेम संबंध थी और उस दिन युवती ने उसे घर पर मिलने के लिए बुलाया था। तभी युवती के पिता ने दोनों को देख लिया। तहकीकात में जुटी पुलिस ने जब युवती के पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने युवती की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पिता और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस हत्याकांड में इस्तेमाल चापड़ को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अब खबर मध्य प्रदेश के देवास से, जहां पर एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गईं जब परिवार के 16 साल के बेटे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में रहने वाले मोहम्मद पठान के घर ईद की तैयारियां चल रही थी। एक दूसरे को बधाई दी जा रही थी, लेकिन परिवार के 16 साल के बेटे की मौत की खबर ने ईद की खुशियों को एक झटके में मातम में बदल दिया। मोहम्मद पठान का बेटा सुहेल अपने दोस्तों के साथ ईद का त्योहार मनाने उज्जैन रोड के मेपल्स ब्लू होटल गया था। इस दौरान सुहेल दोस्तों के साथ नहाने के लिए वहां के स्विमिंग पूल में चला गया। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ युवक स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं। स्विमिंग पूल के बाहर कुछ देर तक तो सुहेल खड़ा रहा। पानी में छलांग लगाने में उसे संकोच हो रहा था। तभी 2 युवक वहां आए और उन्होंने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। उन्हें देख सुहेल को भी जोश आ गया और उसने भी स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। इसके बाद की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता दें कि इस छलांग के बाद सुहेल स्विमिंग पूल से जीवित वापस नहीं निकल पाया। इस हादसे की खबर मिलते ही परिवार के लोग होटल पहुंचे। उन्होंने होटल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ की। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसी तरह सुहेल के परिजनों को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। और अब खबर पीलीभीत से, जहां पर घरेलू विवाद ने पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। दरअसल एक मामूली विवाद के बाद पत्नी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरे दिन पति का शव भी संदिग्ध हालत में लटका मिला। घर में चीख पुकार मची। खबर पीलीभीत के थाना बीसलपुर के गांव जोगी ठेर की है, जहां पर अनीता नाम की एक महिला का शव घर में लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घर वालों के मुताबिक अनीता ने अलग अलग भीगते हुए धान को एक ही बर्तन में मिलाकर रख दिया, जिसके बाद घर में विवाद हो गया। इसी बात से नाराज होकर अनीता गुस्से में आकर फांसी लगा ली। चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार की रात में अनीता ने फांसी लगाई, तो वहीं बुधवार को अनीता के पति सत्यपाल का शव भी संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला, जिसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं।
पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। और अब खबर आगरा से, जहां पर नकली मेडिसिन के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। यूपी के आगरा प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। छापेमारी के दौरान प्रशासन को लाखों रुपयों की नकली मेडिसिन बरामद हुई। पुलिस और प्रशासन ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में ये पता चला है कि ये नकली मिकासीन इंजेक्शन की वायल से लेकर छोटे छोटे इंजेक्शन तैयार करते थे। पुलिस को उनके पास से सील करने की मशीन और भारी मात्रा में रैपर भी मिले हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार के मुताबिक ये लोग नकली इंजेक्शन बनाकर आसपास के मेडिकल स्टोर पर सप्लाई किया करते थे। फिलहाल करीब 7 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद करके प्रशासन ये पता लगाने में जुट गया है कि इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पर शराब की नकली खेप को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में इस शराब को बिहार में सप्लाई किया जाना था। इन पेटियों में लाखों की शराब भरी पड़ी है, जिसे तस्करी करके ले जाया जा रहा था। यूपी की शाहजहांपुर पुलिस ने शराब का ये जखीरा बरामद किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि हरियाणा से तस्करी कर शराब बिहार ले जाई जा रही है। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। उसी दौरान एक DCM ट्रक नाके से गुजरा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। करीब 5 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा किया तो तेज रफ्तार के कारण ट्रक पलट गया, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने शराब को जब्त कर लिया है और जांच में जुट गई है। पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं आगे और खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर धमतरी में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। यहां पर कई पेड़ जमीन पर गिर गए तेज आंधी की वजह से। वहीं एक दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तूफान से तबाही की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के धमतरी की हैं। आंधी और बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि बड़े बड़े पेड़ जमीन पर गिर गए। बारिश से एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 4 लोग एक घर के निर्माण में लगे थे। बारिश से बचने के लिए दीवार का सहारा लिया गया, लेकिन दीवार गिर गई। आंधी और बारिश से कई जिलों में बिजली के खंभे भी उखड़ गए, जिससे बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। प्रशासन राहत पहुँचाने में जुटा है। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 5 लैंडस्लाइड की वजह से जाम हो गया। वहीं एक शख्स की मौत की भी खबर है। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर लगातार हाईवे को खोलने के लिए काम चला रहा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ अचानक टूटकर रास्ते पर आ गया, जिससे इलाके के लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि हाईवे नंबर 5 पूरी तरह से बंद हो गया। खबरों के मुताबिक बुधवार दोपहर को अचानक पहाड़ी से नेशनल हाईवे नंबर 5 पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। इस दौरान एक राहगीर पुलकर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलकर मशीन के जरिए प्रशासन रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहा है। और चलिए इसी के साथ खबर कट टू कट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।